नर्मदे हर। नर्मदे आज हम मिल रहे हैं समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व से जो फार्मा फील्ड में जिसने अपना कैरियर शुरू किया और पिछले 1 महीने पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बड़ी सी किताब को पब्लिश किया है। यंगस्टर इन्वेस्टमेंट नाम की ये किताब, जिसमें युवाओं को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि इनका फ्यूचर सिक्योर रहे, ताकि इनका रिटायरमेंट प्लानिंग प्रॉपर हो सके। मिलते हैं श्री सुनील पारे जी से और समझते हैं इस किताब के पीछे का विजन। भैया नर्मदे हर। बहुत सारी शुभकामनाएं एक युवाओं के लिए किताब को संकलित करना और पब्लिश करना। ये मेरे लिए एक बहुत भाग्य की बात है कि मैं अपने नवयुवकों को कुछ गाइड करने के लिए कर पा रहा हूँ। तो मेरी किताब अभी प्रकाशित हुई है, यंग इन्वेस्टर्स गाइड। तो यह किताब जो है वो विशेष रूप से नवयुवकों के लिए लिखी गई है और नवयुवक तो इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ मिडिल एज के जो पर्सन है वो भी उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा, जो हमारे सीनियर सदस्य हैं वो खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी, उन्होंने क्या क्या पहले किया था और अब क्या देख सकते हैं, तो वो खुद सीख सकते हैं और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को या बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं। मतलब पहला सवाल तो मेरा यही बन रहा है, एक क्यूरोसिटी मुझमें भी है, समाज के बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं, फार्मा फील्ड में जीवन का बहुत सारा देने के बाद एक इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे रुझान हो गया, पैसे को कैसे मैनेज करना लोगों को बताने लगे आप? ये एक ऐसा चीज़ था कि मैं पहले बेसिकली मैं एक टेक्निकल फील्ड से रहा हूँ। तो मैंने एक एमटेक आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में किया था। फिर उसके बाद में सारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने अपना कैरियर रखा। और बाद में मुझे लगा कि हम अपना पैसा कमाने के ऊपर से तो 8 से 10 घंटे लगाते हैं, लेकिन हमको उस पैसे को समझने और सहेजने में हम आधा घंटा भी नहीं लगाते। तो मुझे लगा कि एक तरफ हम कमाने में अपना समय लगा रहे हैं, लेकिन उसको समझने और सहेजने में भी समय लगाना चाहिए। तो वह सोचते हुए मैंने इस फील्ड की शुरुआत की थी। तो मैं अपने जॉब के साथ साथ फाइनेंशियल फील्ड, जो कि मेरे प्रेजेंट स्किल के एकदम अगेंस्ट था, अपोजिट था, उसको मैंने सीखना शुरू किया और हर दिन मैं 15 मिनट आधा घंटा उसमें देता रहा। तो धीरे धीरे ये हो गया कि उसमें भी दोनों फील्ड में मेरी एक्सपर्टाइज बढ़ती गई। और एक युवाओं के लिए मेरा हमेशा ये संदेश है कि हम, जो आपके पास एक स्किल होती है, सिर्फ उसी स्किल पे ना रहें, उसके अगेंस्ट एक स्किल के साथ भी डेवलप करें। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी और आपको ज़्यादा आगे बढ़ा के ले जाएंगी। आपकी किताब का एक पहला चैप्टर देख रहा हूँ, इन्वेस्ट योरसेल्फ। अब मेरा सबसे कहना है कि इन्वेस्ट योरसेल्फ में उद्देश्य ये रहता है कि हम पैसे की बजाय सबसे पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करें, नई चीज़ सीखने में, पढ़ने में और किसी भी तरह के एक नई स्किल डेवलप करने में यदि हम डेवलपमेंट करते हैं तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्वयं के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। खुद का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कि टाइम का भी मैनेजमेंट होता रहे और आप नया सीखते भी रहें। बहुत बढ़िया। ये इन्वेस्टमेंट की नीड हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है, तो आखिर इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं और क्यों करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कंफर्ट रहे, सेफ्टी रहे और एक सिक्योर फ्यूचर रहे। तो वो सब ऑब्जेक्टिव, उस चीज़ों को हमको प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जिससे आज हम एक कमाने की स्टेज में हैं, लेकिन आज से 30 साल बाद उस स्टेज में नहीं रहेंगे। और दूसरा, एक समृद्ध व्यक्ति जो होता है वही दूसरों की सहायता कर सकता है और बाकी लोग उतनी सहायता नहीं कर पाते हैं या दूसरों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ाने में भी सहयोग नहीं कर पाते। तो जो व्यक्ति खुद निश्चिंत होता है वही दूसरों की सहायता कर सकता है। तो ये होता है नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? हाँ, तो मैं एक चीज़ पे हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के पहले सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस, सेल्फ के लिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और अपने जो भी व्हीकल होते हैं या अपना मकान है उनके सारे इंश्योरेंस सबसे पहले लेने चाहिए और उसके बाद फिर आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए।
अब जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो हम उसको विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हम मान सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं शुरू से 1 साल से लेके 3 साल के अंतर की हों, वो हम शॉर्ट टर्म में गिन सकते हैं। 3 साल से 7 साल की जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हम मीडियम टर्म में ले सकते हैं, और 7 साल से ऊपर की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। और फिर क्या होता है कि हर व्यक्ति हमेशा काम नहीं कर सकता है, तो उसको किसी न किसी समय पर रिटायर होना होगा। रिटायर का अर्थ ये नहीं कि वो काम करना बंद कर दे, लेकिन उसके पास इतनी आय है कि वो किसी भी पैसे के लिए ना काम करे, बल्कि पैसा उसके लिए काम करता रहे। तो ऐसा यदि वो कोई व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट लाइफ बनाना चाहता है फाइनेंशियली, तो उनको इस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो आगे बढ़ सकते हैं तो इसमें। इसमें आपने एक टाइम पीरियड दिया है 7 इयर्स। हाँ, 7 इयर्स क्यों? 7 ईयर्स इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? क्या होता है कि यदि हम कोई एक कंपाउंडिंग देखते हैं, तो किसी भी चीज़ का जब रियल बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कंपाउंडिंग बेनिफिट आना शुरू होता है, और उसका यदि अपन कैलकुलेशन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होना शुरू होती है। तो जैसे 7 साल में वो डबल होगी, उसके बाद में 14 साल में वो उसका डबल हो जाएगी, मतलब 1 लाख लगाया तो 2 लाख होगा, 2 लाख होगा तो 4 लाख होगा, और 4 लाख होगा तो वो उसके अगले 7 साल में वो 8 लाख होगा। ऐसे तरीके से ये मल्टीपल तरीके से बढ़ता जाता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया, इसमें सबसे जरूरी चीज इंश्योरेंस बताई है। हाँ, इंश्योरेंस तो एक सिक्योरिटी हो गई खुद की सिक्योरिटी के लिए, एक इमरजेंसी फंड है, ये कैसे मैनेज करेंगे? देखिए क्या होता है कि हमारे पास में इमरजेंसी फंड जो होता है वो भी हमको धीरे धीरे करके क्रिएट करना चाहिए, बनाते रखना चाहिए, कि आपके पास कम से कम इतना पैसा हो कि 6 महीने के खर्चों के लायक पैसा हमेशा बना रहे। और इन्वेस्टमेंट फंड में सिर्फ पैसा ही नहीं, मेरा मानना है कि अनाज की भी सिक्योरिटी बनाए रखनी चाहिए। जैसे आज के समय पे हुआ कि अचानक सब कुछ बंद हो गया, तो जिन लोगों ने अचानक हम देखें कि ऐसी स्थिति किसी ने हमने इमेजिन नहीं की थी, और वो स्थिति आई लोगों के, हमको 3 महीना 6 महीना बिना काम के रहना पड़ा, अनाज की भी सुरक्षा हमको रखने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से हमको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि हम एकदम एक ही दिन में बना लें, हो सकता है उसको भी हम 2-3 साल में, लेकिन एक अपना फंड बना कर रखें। पेंडेमिक ने सिखाया है इमरजेंसी फंड, या पहले से ही आपने प्लान किया हुआ था? ये मैंने पहले से शुरू से जो इमरजेंसी फंड है उसके बारे में मैं पहले से ही बोलता हूँ कि वो हमेशा आपका एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। एक पॉइंट दिया है आपने, इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट। हम्म। तो रिटायरमेंट को लेकर आपकी क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? और हर व्यक्ति की नीड अलग होती है, हाँ, तो वो नीड बेसिस होनी चाहिए या कोई फिक्स कर दिया जाए? इसके पीछे क्या आपका वो है? रिटायरमेंट जो होता है, तो सबसे पहले तो एक 30 साल के नवयुवक के लिए रिटायरमेंट की बात करना बड़ा कठिन होता है। उसका कहना होता है कि मैं पहले अपनी प्रेजेंट नीड को पूरा करूं, या मेरी 30 साल बाद आने वाली नीड को पूरा करूं। तो उसके बारे में मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है कि वो सिर्फ एक चीज़ को इमेजिन करें कि यदि वो अपने आसपास देखेंगे तो हो सकता है कि 2 बुजुर्ग दिखेंगे उनको। एक बुजुर्ग सब ठाट बाट से रह रहा है, दक्षिणा दान कर रहा है, अपने भरे पूरे परिवार से रह रहा है, और एक बुजुर्ग होता है वो होता है कि उस 80 साल की उम्र में भी काम कर रहा है। तो इसके कारण उनको सबसे पहले अपना नीड आइडेंटिफाई करके कि मैं 30 साल के बाद क्या ज़िंदगी चाहता हूँ, एक समृद्ध ज़िंदगी चाहता हूँ या साधारण ज़िंदगी चाहता हूँ, उनके अनुसार वो प्लान करके अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। पर ये हमारे धर्म में या हमारे समाज में तो पहले से हो रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट बच्चों के ऊपर होता है वो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग की होती है। देखिए, मेरा कहना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। आपको बच्चों के लिए जो करना है, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले पार्ट में लेना चाहिए। तो जिससे कि रिटायरमेंट प्लानिंग को आप बिल्कुल ना टच करें। इसी तरह से आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे कभी भी। नहीं तो क्या होता है, हम सब कुछ पैसा अपना बच्चों की शादी, शिक्षा, शादी इनमें खर्च कर देते हैं, और बाद में फिर हम कहीं ऊपर मुंह देखते रहते हैं कि हमारी को कोई सहायता करे। तो मेरा कहना है कि वो स्थिति कभी नहीं आना चाहिए। आपका हमेशा हाथ
ऊपर बना रहे। तो आपको दोनों तरह से प्लानिंग करके चलना एक चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया है आपने, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर कैसा होना चाहिए आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं फॉरेन कल्चर देखूं तो वहां पर क्रेडिट लाइफ हो गई है, क्रेडिट कार्ड से पूरा लाइफ चलता है, मंथ एंड में जो सैलरी आती है उससे वापस शुरुआत हो जाती है। क्या सेम लाइफ हमारे इंडिया में भी शुरुआत हो गई है, तो ये वही लाइफ अडॉप्ट करना चाहिए, या सेविंग हमारे पास से करते हुए हम आगे बढ़े? इन्वेस्टमेंट बिहेवियर में एक बहुत पॉइंट ये आता है कि क्या होता है, हमेशा जो व्यक्ति रहता है वो सोचता है कि उसके पास हमेशा एक रैशनल थिंकिंग है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जहाँ पैसे का मामला आता है वो उसका बिहेवियर इरेशनल हो जाता है। अब मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के रूप में बताना चाहता हूँ। जैसे शेयर मार्केट होता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ता रहता है तो लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जब शेयर मार्केट नीचे गिरता रहता है तो वो उससे दूर भागने, अपना जो भी पैसा है कि और लॉस ना हो जाए करके वो छोड़ के उसको भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका विपरीत होना चाहिए, जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, और जब आपका शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तब आपको स्थिर होकर उसके बारे में एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर यही होता है कि एक हो रही है कि जब हम देख रहे हैं कि एक संस्कृति है जो क्रेडिट के ऊपर निर्भर करती जा रही है, लेकिन अब हम जब क्रेडिट संस्कृति में जाते हैं तो हम कहीं से ब्याज पे पैसा उठाते हैं और उस ब्याज को चुकाने में बैंक को पैसा देते रहते हैं। यदि आप एक रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ेंगे तो उसने ये दिया हुआ है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं उसके बाद में आप लोन ले लेते हैं, तो 4 महीने आप बैंक के लिए काम करते रहते हैं, 4 महीने टैक्स देते हैं, तो 4 महीने सरकार के लिए काम करते रहते हैं, और इस तरह से आप आपका जो जीवन है वो सिर्फ 1/4 ही आप अपने लिए काम करते रहते हैं। तो यदि आप यदि क्रेडिट संस्कृति पे जाएंगे तो आप दूसरों के लिए काम करेंगे, लेकिन ये आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट संस्कृति पे जाएंगे तो वो आप स्वयं के लिए और दूसरे आपके लिए काम करेंगे। तो इसको युवाओं के लिए स्पष्ट मैसेज समझा जाए कि आप क्रेडिट का उपयोग कम करें। क्रेडिट का उपयोग उसको मैं जैसे बोलता हूँ कि उसको मैं गुड ईएमआई बोलता हूँ। मान लीजिए क्रेडिट का उपयोग की बजाय उनको क्रेडिट का उपयोग करने में बुराई नहीं है। जैसे आप एक बहुत बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो आप उसका क्रेडिट का उपयोग करिए। आप अपनी शिक्षा या स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो क्रेडिट का उपयोग करें, लेकिन यदि आप एक लग्जरी की चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्रेडिट का उपयोग कम करें या मिनिमाइज करें। मतलब जिस क्रेडिट में आपकी ग्रोथ हो रही हो, जिस क्रेडिट में आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो रही हो, वो इन्वेस्टमेंट आप क्रेडिट पे भी करेंगे तो भी चलेगा। जहां असेट एक बन रही है, जहां एक असेट्स बन रही है, वहां आप क्रेडिट का उपयोग करें, जहां असेट नहीं बन रही है वहां क्रेडिट का उपयोग कम से कम करें। पिछली बातों में आपने बोला कि जरूरी नहीं कि पैसा कमाने घर से बाहर जाया जाए, बल्कि इन्वेस्टमेंट ऐसे हो कि पैसा आपके लिए काम करे। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए ना, हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक पैसा जो होता है वो कमाने के लिए 8 घंटे से 10 घंटा हम हमारे दिन के एफर्ट्स उसमें लगाते हैं, जो मैंने पहले बताया। उसके बाद हम उसको समझने में कुछ नहीं लगाते, तो या तो वो पैसा जो होता है वो वेस्ट होता जाता है। लेकिन यदि वो प्रॉपर वे में इन्वेस्ट किया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे पैसे को भी अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है। हो सकता है कुछ अमाउंट आपको शेयर में करना है, कुछ प्रॉपर्टी में करना है, कुछ बैंक्स में करना है, कहीं बॉन्ड्स में करना है, कहीं सोने में करना है। एक हमेशा इन्वेस्टमेंट का एक मिक्स बनाकर काम करना चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टमेंट को बहुत हैवी नहीं करना चाहिए। हर एक के बीच एक बैलेंस बना होना चाहिए। तो क्या होता है कि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जो असेट क्लास होती है वो अलग तरीके से बिहेव करती हैं। अब जब इस तरह की हम असेट क्लास अपनी तैयार करते हैं तो ये पैसा हमको खुद पैसा कमा के देना शुरू करना पड़ता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट इतना मुझे कमा के दे सके कि यदि मैं घर के बाहर ना निकलूं तो भी मेरे पास पैसा आता रहे, और मैं स्वयं के लिए तो पैसा कमाऊं, लेकिन जो मेरे ऊपर निर्भर हैं या जो मुझे चैरिटी करना है उनमें भी मैं कहीं कभी कमी ना लाऊं। मतलब छोटे छोटे से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते रहे जिसमें बर्डन भी नहीं हो, हाँ, और आफ्टर सम टाइम वो आपको कुछ रिटर्न दे रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट के प्रति यही होता है कि वो सिर्फ एक आम के पेड़ की तरह से होता है कि शुरुआत में आपको उसकी एक पेड़ लगाना होता है, बीजा लगाना होता है और बाद में फिर वो आपको फल देता रहता है। तो बस आपको यही करना है कि छोटी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा बताया। युवाओं में और हर व्यक्ति को होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। पर एक हमारे यहाँ पुरानी प्रथा है सेविंग्स की, जो महिलाओं के पास छुपी हुई सेविंग्स होती है। ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है क्या? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे क्या डिफरेंस माना जाए? देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ऊपर से एक देखने में दोनों समान लगते हैं, लेकिन सेविंग्स जो होती है वो पैसिव एक्टिविटी होती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्टिव एक्टिविटी कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पूरे खर्चे कर लेते हैं और उसके बाद जब हम जो बचाते हैं वो होता है सेविंग्स। लेकिन यदि हम पहले दिन ही हम ये डिसाइड करें कि हमारे पास में मान लीजिए 1 लाख रुपए आया, तो हम कितना इन्वेस्ट करेंगे और फिर बाकी खर्चा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में होता है कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमको इतना इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है और वो लॉन्ग टर्म के ऊपर जाना चाहिए कि जो एक इन्फ्लेशन रेट या जो महंगाई की दर है उससे ऊपर के रिटर्न वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यदि हम लगाते हैं पैसा, तो ही वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देगा। यदि आप एक सिंपल बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में उस पैसे को रख देंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो इन्फ्लेशन या के कारण वो नीचे ही आता चला जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के लिए होता है। यंगस्टर इन्वेस्टर गाइड में आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। यंग इन्वेस्टर्स गाइड, अ गाइड टू सेल्फ लर्न इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी किताब जो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है, जहां से हमारा युवा इस किताब को खरीद सकता है। वो सारे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं सुनील भैया? यंग इन्वेस्टर्स गाइड को नोशन प्रेस चेन्नई ने पब्लिश किया है और ये साथ साथ में सभी प्रिंट एडिशन तथा इलेक्ट्रॉनिक एडिशन में अवेलेबल है। ये प्रिंट एडिशन में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन यूके, अमेज़ॉन यूएस इनग्राम स्टोर में है अवेलेबल। और यदि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आई बुक्स, किंडल, गूगल बुक्स एंड कोबो, ये सभी जगह पर और एक ये उपलब्ध है। तो जो युवा जिस तरह से भी पढ़ना पसंद करें तो इस किताब का वो उपयोग कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है या केवल इंग्लिश में है? यह किताब अभी इंग्लिश में है, लेकिन बहुत सरल भाषा का उपयोग किया गया है और बहुत छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग किया गया है, जिससे कि हमारे जो युवा हैं वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो उनको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो इंग्लिश में भी उन्हें पसंद आएगी और आगे चल के हिंदी में भी इसको लाने की योजना है। भविष्य में इसको हिंदी में लाने की और बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करने की योजना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुनील भैया। मैं चाहता हूं कि समाज के युवा इस यंग इन्वेस्टर गाइड को अवश्य पढ़ें और अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से प्लान करें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।